गुप्ता जी, जो मिशन लेकर आप लोग चले थे, अलग से पूर्वांचल राज्य का गठन, सबको समान शिक्षा और दवाई और स्वास्थ्य के बारे में आपने अपडेट दिया ही, तो उन सारे मुद्दों पे अभी तक कितना आपकी पार्टी सफल हो पाई है? क्या आप अभी उन मुद्दों पे टिके हैं या फिर उन मुद्दों से डिग गए? इतनी लड़ाई बाकी है कि स्कूलों का मर्जर तक आप लोग आ गए हैं, सरकार के सहयोगी हैं, सरकार धड़ाधड़ जो गरीब तबके के बच्चे उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे, संख्या को आधार बनाकर सरकार स्कूल बंद कर रही है। आप लोगों के नेताओं से एक मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती है। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में एक बात, मतलब आपके पार्टी की बात करूं तो एक बात प्रचलित है कि जहां मलाई ज़्यादा खाने को मिलता है, पार्टी उधर लुढ़क जाती है। 23 साल बीत गए और पूर्वांचल राज्य के गठन का मुद्दा अब आप लोगों की जुबान पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? हाँ आता है। अब तो आप लोग सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलते। जो आप लोग अफवाहबाजी करते हैं कि सड़क का धन अवमुक्त हो गया, हमने बनवा दिया, हमने करा दिया, वो तो है ही नहीं। कहीं बीजेपी के साथ रहेंगे ना 2027 में? कहीं अखिलेश ने कुछ बड़ा ऑफर कर दिया तो उधर चले जाएंगे फिर? वही तो मैं बता रहा था। साथियों, जैसे जैसे 2027 का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता जी हैं और बताया जाता है कि ये संस्थापक सदस्यों में से हैं। यानी 2002 में जब सुभाषपा का गठन हुआ, उस वक्त ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। जो बदस्तूर जारी है, 2025 का वक्त है, 2002 से 2025 के वक्त में भी राजकुमार गुप्ता जी अपना जो कंधा है ओम प्रकाश राजभर के कंधे से मिलाकर चल रहे हैं। इनसे ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आजमगढ़ ज़िले में हमारी मुलाकात हुई है और जानना ये चाहेंगे इनसे कि ख़ास तौर पर एक जो आजकल आजमगढ़ का हर बाशिंदा ये देख रहा है, हर शहरवासी ये देख रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने खूंटा गाड़ दिया आजमगढ़ में, क्या करना चाहते हैं 2027 के चुनाव में, इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए, हालांकि मैंने बता ही दिया है। मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। 2002 में सुभाषपा का गठन हुआ, तब से आप साथ में हैं ओम प्रकाश राजभर जी के? जी जी, तब से साथ में हैं। कब से, मतलब ये राजनीतिक तौर पे आप लोग एक दूसरे से जुड़े या साथ पहले से था? पहले हम लोग बसपा में एक साथ काम कर रहे थे। अच्छा, पहले बसपा में? जी। क्या वजह रही बसपा छोड़ने की? वो जब बसपा की सरकार बनी पहली बार, तो उसमें जो हिस्सा था, जो बात थी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उससे उतनी हिस्सेदारी, वो मिलता नज़र नहीं आया। इसलिए हम लोगों को नए दल का गठन करना पड़ा और नए दल का गठन 27 अक्टूबर 2002 को वाराणसी जनपद के सारनाथ में सुहेल देव पार्क में किया गया। और तब से अनवरत हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। हम लोगों का उद्देश्य था कि पूर्वांचल राज्य अलग हो और शिक्षा और चिकित्सा और न्याय, ये तीनों निःशुल्क हो, बाकी भले ही सब निःशुल्क बंद हो जाए। जब व्यक्ति शिक्षित होगा, जब व्यक्ति को कानून व्यवस्था फ्री रहेगा और पढ़ाई लिखाई जब आदमी करेगा, चाहे कितना ग्रेजुएशन तक, हम लोग ग्रेजुएशन तक लेके चलते थे कि जब ग्रेजुएशन तक हो जाएगा और आगे जितना बच्चा पढ़ना चाहे वो सरकारी व्यवस्था से पढ़े, ये हम लोग की सोच थी। और दवाई, क्योंकि आज जितना आदमी कमा रहा है 70% पैसा इसी 3 जगह जा रहा है, दवाई, पढ़ाई और लड़ाई में। ये तीनों हम लोग चाहते थे कि निःशुल्क हो। उसी कड़ी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब मंत्री बने, तो उसी पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री कोष से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों को जो है, किसी को 50,000 से लेके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना आवश्यकता पड़ा, जो हॉस्पिटल का एस्टीमेट बना, उन्होंने दिलवाने का काम किया। और अतरौलिया में अभी 3-4 महीने से जो है, चाहे राकेश गोंड जी के अनुमति से हो, चाहे हरिवर्धन प्रजापति के नाम से हो, चाहे राजमती निषाद हो, चाहे विश्वनाथ पाल हो, चाहे लोगों की मदद हो रही है, जो उन लोगों के नाम पर, संस्कृति पर कम से कम, यहाँ कम से कम उन्होंने 1.5 करोड़ के आसपास पैसा
संशोधित करा दिया चलिए। मुख्यमंत्री। गुप्ता जी, जिस मिशन को लेके 2002 में आप लोग साथ आए थे, बसपा छोड़ कर आए थे, नई पार्टी बनाया था, हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उनकी भी प्रतिक्रिया इस सवाल पे आए। जो इनका जवाब होगा उससे आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुप्ता जी, जो मिशन लेकर आप लोग चले थे, अलग से पूर्वांचल राज्य का गठन, सबको समान शिक्षा, दवाई स्वास्थ्य के बारे में आपने अपडेट दिया ही, तो उन सारे मुद्दों पे अभी तक कितना आपकी पार्टी सफल हो पाई है? क्या आप अभी उन मुद्दों पे टिके हैं या फिर उन मुद्दों से डिग गए हैं? नहीं, जब हमने शुरू किया तो देखिए प्राइमरी तक तो निःशुल्क हो गया, 8 तक भी समझ लीजिए कि हो ही गया, अब उसको ग्रेजुएशन तक बढ़ाना है। ये तो पहले से प्राइमरी की शिक्षा तो पहले से सबको नहीं, उस समय जब 8 में लगता था, जब हम लोग 2002 में शुरू किए तो पैसा लगता था। अच्छा। अब जो है एकदम निःशुल्क हुआ, किताब, कापी, ड्रेस, जूता, टाई और कॉन्वेंट जैसी व्यवस्था प्राइमरी में मिलने लगा। ये हम लोगों की लड़ाई था और अभी बहुत से लड़ाई बाकी है। कितनी लड़ाई बाकी है कि स्कूलों का मर्जर तक आप लोग आ गए हैं, सरकार के सहयोगी हैं, सरकार धड़ाधड़ जो गरीब तबके के बच्चे उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे, संख्या को आधार बनाकर सरकार स्कूल बंद कर रही है। आप लोगों के नेताओं से एक मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती है। सरकार के इस काम में आप साथ दे रहे हैं, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान है। कहीं कुछ कोई परेशानी नहीं है, ये विरोधियों का चाल है, फालतू का बकवास है। अभी 11 से लेकर 14 तक इसी महीने में चला जो है सदन, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट सदन में बोला कि कोई विद्यालय मर्ज नहीं हो रहा है, सब अफवाह है। अब इससे ज़्यादा क्या है, जब सूबे का मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं, पूरा देश प्रदेश देख रहा है। मतलब ये अफवाह है। बिल्कुल है। जब गुप्ता जी, आप क्या बात बोल रहे हैं? इस बात का इल्म है आपको? इस मतलब आप मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कहीं कोई मर्जर नहीं हो रहा है, तो फिर ये कौन अधिकारी हैं जो जा कर के स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और संख्या के अनुपात में बता रहे हैं कि ये स्कूल चलेगा, ये नहीं चलेगा, उतनी दूर वाले स्कूल में जाके आपको मर्ज करना होगा? ये कौन लोग हैं जो गाँव से निकल करके मीडिया में जाके बयान दे रहे हैं? डीएम के कार्यालय पर गाँव के लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? क्या पूरा प्रदेश आप लोगों के खिलाफ साजिश कर रहा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अफवाह है भाई। आप प्रदेश की जनता पे साजिश का आरोप लगा रहे हैं। हम प्रदेश की जनता पर नहीं लगा रहे हैं, प्रदेश के जो विपक्ष में राजनीति कर रहे हैं वो उनकी एक चाल है, हम बता रहे हैं। मर्जर का आदेश आपकी सरकार दे, आप उस सरकार में साथी हैं और कह रहे हैं विपक्ष की चाल है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब मुख्यमंत्री सूबे से जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कोई बड़ा है, वो सदन में बोल रहे हैं, ऐसे जगह बोल रहे हैं जहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, उन्होंने बोला और सारे लोग जान रहे हैं। जब सदन में उन्होंने खड़ा होकर बोला। गुप्ता जी, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बारे में आपने सुना था? जब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, एक नियत तारीख बताई थी कि मर्जर रोक दिया जाए इस तारीख तक, जब तक इस पर कोई सुनवाई ना हो जाए। देखिए, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब हाईकोर्ट भी गलत थी। हाई कोर्ट बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात नहीं, किसी अधिकारी ने कुछ बोल दिया, कहीं बोल दिया, हो गया। लेकिन जब अधिकारियों पे आपकी सरकार का नियंत्रण नहीं है। अब देखिए, कुछ ऐसे हैं, तमाम भर्तियां जो हुआ है, पहले से अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता ही ग्रस्त है, विपक्षियों से मेलतेल कर रहा अखिलेश है। यादव से ज़्यादा मेल जोल है सबका। वो वही समझ, ये कहना चाह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जब विरोधियों से मानसिकता से ग्रसित है। मेरा सवाल है आपसे, मैं आपको बाईपास लाइन नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव से अधिकारी प्रेरित हैं। वही सरकार को बदनाम, जैसे सरकार कहती है कुछ, यहाँ अधिकारी खड़े होकर डंडा पीटने लगते हैं कुछ, तो सरकार क्या करती है? तो सरकार, इसीलिए तो उनकी जांच होती है, इसीलिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, इसीलिए तो उनको बैठाया जाता है कि अब चलो जांच हो रही है, बैठो। ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसी मतलब आप इस बात से इनकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मुख्यमंत्री को कोट कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री जब सदन में बोल रहे हैं और चैलेंज दे रहे हैं कि कोई नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहाँ की हाई कोर्ट थी जिसने इस पे रोक लगाई? वही जो कोई अधिकारी कहा होगा, कोई अधिकारी कहा होगा। जैसे अभी आप बुलडोज़र की बात चल रही थी ना पीछे, कि बुलडोज़र ज़बरदस्ती वहाँ चल रही हो, तो बुलडोज़र का एक आदेश हुआ जिस तरीके से, उसी में एक आध जगह मामला गलत हुआ, जांच हुआ, फिर रुका। ये तो अधिकारी को करना है ना कोई। 2022 के पहले के ओम प्रकाश राजभर, 2022 के ओम प्रकाश राजभर, जब हालांकि सपा के साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा, फिर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाके बैठ गए, मंत्री बन गए। क्या परिवर्तन आया है 2022 के पहले और 2022 के बाद वाले ओम प्रकाश राजभर में? ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दल चलाना है
और मैंने कहा ना, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मिशन है। ये सही बात है कि बीजेपी के साथ थे, बीजेपी से उनको जो अति पिछड़ों की जो लड़ाई थी, जो उनको मांग थी, उस मांग को मजबूती से वो रखे। उस बात को उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने नहीं माना उस समय, तो वो हट गए। उनके अधिकार के लिए इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा मंत्री पद से किसी मुद्दे पर अगर दिया है तो मुझे तो एक जानकारी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था जनता के मुद्दे पर। और दूसरी बात को, यह उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दिया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, इस्तीफा दे के चले आए कि जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, हम जा रहे हैं। और आके समाजवादी पार्टी से मिलकर उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और ये सिद्ध भी कर दिया कि 47 से लेकर जो समाजवादी पार्टी की 47 की ताकत थी विधायक की, उसको 110 तक पहुंचा दिया। और बीजेपी की जो ताकत थी उन्होंने घटा दिया। और चुनाव के बाद तुरंत नहीं गए, वो माननीय अखिलेश जी को यही कहते रहे कि जनता आपको यहाँ तक पहुँचाई है, तो आइए मिलजुल कर जनता के बीच में चला जाए। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर, आपको ये पूरी सूचना होगी और यह जनता जानती है कि मंत्री भले हैं लेकिन वो किसी दिन बैठे नहीं रहते हैं। कभी बिहार मीटिंग है, कभी मध्य प्रदेश मीटिंग है, कभी दिल्ली मीटिंग है, कभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले में मीटिंग है, विधानसभा स्तर पर मीटिंग करते हैं, ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करते हैं, बैठे नहीं रहते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में एक बात, मतलब आपके पार्टी की बात करूं तो एक बात प्रचलित है कि जहां मलाई ज़्यादा खाने को मिलता है पार्टी उधर लुढ़क जाती है। बीजेपी के साथ रहेंगे ना 2027 में? कहीं अखिलेश ने कुछ बड़ा ऑफर कर दिया तो उधर चले जाएंगे फिर? वही तो मैं बता रहा था कि वो जब अखिलेश जी से कहे कि जिस तरीके से चलिए गांव-गांव, यहाँ यही चुनाव था। वो छोड़िए, अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर सपा प्रमुख ने फिर कोई बड़ा ऑफर दे दिया, 20 सीट का ऑफर दे दिया, तो फिर राजभर जी चले जाएंगे? सवाल तो हमने पहले ही कहा कि सत्ता की बातें नहीं है, हम व्यवस्था की बात कह रहे हैं। सत्ता की तो हम बातें, सत्ता में रहेगी तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? कोई जरूरी नहीं, जन आंदोलन से भी व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है। जन आंदोलन तो आपने 2002 में शुरू किया ही था, एक लंबा अरसा बीत गया, 23 साल बीत गए और पूर्वांचल राज्य के गठन का मुद्दा अब आप लोगों की जुबान पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कहाँ आता है? अब तो आप लोग सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलते। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। हम तो जन चौपाल कर रहे हैं, जन चौपाल में बोल रहे हैं। कोई एक प्रभावी कदम बता दीजिए जो आप लोगों ने पूर्वांचल राज्य गठन के लिए उठाया हो। वो उत्तर प्रदेश से वहाँ केंद्र में चली गया है 4 प्रांत के लिए, ये सब जान रहा है। बस वहाँ से जैसे ही पास हो गया, 4 प्रांत बनना है यहाँ। वो चाहे बहन मायावती जी रहे हों, चाहे पिछली सरकार रही हो, सारे लोग तो भेजे हैं। इसका सपा सबसे ज़्यादा विरोधी था, उत्तर प्रदेश का बंटवारा न हो। राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज हमारे कैमरे के सामने, आज हमारे दर्शकों के सामने आप ये घोषणा करिए कि चाहे जितना लोक लुभावना हमारे सामने प्रस्ताव आएगा, हम बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएंगे। उनके पास कुछ है ही नहीं, सपा के पास। सपा की ताकत इस बार देख लीजिएगा 47 से नीचे जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत उबाल है और 27 में हो सकता है कि अखिलेश यादव की सत्ता आ जाए। तो कहीं पूर्व अनुमान लगाने वाले जो आपके नेताजी हैं राजभर जी, कहीं अनुमान लगा के फिर उधर पलटी? अगर यही बात सही है कि हमारे नेता अनुमान लगाने में एकदम पक्के हैं, तो हमारे नेता ने अनुमान लगा लिया है कि 2047 तक गठबंधन की एनडीए की सरकार रहेगी। अभी कुछ दिन और देखने के बाद ये संख्या 47 के बाद भी हो सकती है। अभी विपक्ष कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। अच्छा, विपक्ष कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है। तमाम वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। बिहार में आप देख ही रहे हैं, तेजस्वी यादव और वहाँ के वीआईपी पार्टी के ये सारे लोग, इन्होंने वोट अधिकार रैली निकाल रखी है। पूरे बिहार की जनता सपोर्ट कर रही है, देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है। इससे खतरा नहीं मानते आप? अब देखिए, कुछ बचा तो नहीं। भारत भ्रमण कर लिए, वोट चोरी हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो भारत भ्रमण कर लिए, अब बचा था नहीं है, तो अब ये वोट चोरी हो गई। वोट चोरी कहाँ से होगा बताइए? वोट जब जनता डाल दे। देश की संसद तो चल ही रही है, सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। वही, अरे जवाब क्यों नहीं है? कोई सुने समझे तब तो। हम कह रहे हैं कि वोटर डालेगा ना, कि किसी के पार्टी के लोग वहाँ झोला लेके पहुँचेंगे।
वोट पड़ेगा मतदान केंद्र पर। अब वोट की कितनी सुरक्षा रहती है मुख्यालय पर जहाँ काउंटिंग होता है, मंडियों में रखा जाता है, और वहाँ कितनी व्यवस्था रहती है, कॉल लेन व्यवस्था रहती है, तो वोट कैसे चोरी करेगा कोई, कैसे करेगा? अब वोट बढ़ा करके अरे वोट तो बढ़ेगा, 18 साल का जो बढ़ गया तो वोटवा तो वोटर लिस्ट में बढ़ेगा, तो वोटर लिस्ट एक घर में 1100 1200 लोग निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ बताइए? अरे साहब आप मीडिया में बयान दे रहे नहीं, हम हैं, कहाँ- समाचार पत्र आप भी पढ़ते होंगे तमाम। उसी मीडिया ने खंडन भी किया कि एक जो है वहाँ संस्था था, उस संस्था में मठ टाइप का था, वही ने कहा कि इसमें उनको भाजपा के जो रीवा के सांसद हैं उन्होंने कहा कि एक ही पते पे 1100 वोट हमने खुद से देखा है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी बात को जो आप बहुत कोट कर रहे हैं बात को, उसी बात को मीडिया के लोगों ने खुद बोला बाद में कि एक संस्था है, उस संस्था में सब लोग शामिल होते हैं और एक ही पता पर एक ही जगह को मान के उसमें लिखाया गया है, एक जगह का ऐसा मैटर है। चलिए हम लौटते हैं फिर उसी सवाल पे कि अगर अखिलेश यादव ने तगड़ा प्रस्ताव दे दिया तो क्या सुभाषपा फिर इधर उधर होगी? उनके पास तगड़ा है का? उनके पास तगड़ा अगर उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया राजभर जी को तो राजभर जी तो चौड़े में चले जाएंगे। अगर हम तो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का चीज़ है, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है। और का हाँ, अखिलेश जी को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मेरा एक सलाह है, वो अपनी पार्टी से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा कर दे, हो सकता है उनकी पार्टी सत्ता में लौट आवे। ये सवाल आप लोग जो बार बार उठाते हैं सार्वजनिक मंचों से, और जब इस बात को सपा के लोगों से पूछा जाता, नेताओं से कहा जाता, तो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों का जो हमारा साथ है, जब वोट एक मुश्त देते हैं मुसलमान, ये सभी जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट जाता है समाजवादी पार्टी में, उनको बरगलाने का ये राजभर की चाल है। ये लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं। आप बीजेपी पार्टी उठा लीजिए, जब मुख्यमंत्री बनता है बदल बदल के बनते हैं, जब प्रधानमंत्री की बात आती है बदल बदल के बनते हैं। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो एक परिवार मुख्यमंत्री बनेगा? ये क्या है, लोकतंत्र है? ये परिवारवाद है? हम तो लोकतंत्र की बात करते हैं, हम व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। ये कौन सी बात है? और जब लोकतंत्र की बात किया जाए, जो पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है, लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, उस पर आरोप है कि ये सिर्फ अपने बेटों को चुनाव लड़ाते हैं। अपने जो कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि पैसे लेकर के कैंडिडेट जो सक्षम होता है पैसा देने में उसको टिकट देते हैं। 2002 से अब तक आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तमाम आपके नेता इसलिए अलग हो गए कि बेटों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है मंत्री जी को चुनाव लड़वाने से, तो हम पार्टी में रह के क्या करेंगे? इस पर क्या कहना? जब किसी को सच्चाई नहीं मालूम है, हम तो उस परिवार से जुड़ा हूँ और 2002 से के पहले भी थे, पार्टी के पहले भी। उनके 2 ठे लड़का हैं और 2 ठे लड़की हैं, और सीट मिलती है इससे ज़्यादा, और एक अपने लड़े एक लड़का को लड़ाए, बाकी विभिन्न सीटों पर जो लड़े उनके लड़के लड़े। और जो अभी विधायक बन के आए हैं, क्या ओम प्रकाश जी के लड़के हैं? एक कहने वालों को शर्म नहीं। देवरिया एक विधानसभा है रामकोला की, वहाँ के विधायक, तत्कालीन विधायक का एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम पुष्टि नहीं करते उस बात की, लेकिन उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे थे, इस वजह से हम नहीं दे पाए तो हम चुनाव नहीं लड़े। ये सब देखिए, मल्टीमीडिया का ज़माना है, उल्टा पुल्टा विरोधी वीडियो बना के इनका उनका बना के सब भेज रहे हैं। आपके पार्टी के विधायक का था? अरे वो विधायक मेरे साथ हैं, वो जिस पूर्व विधायक की बात है, हमारे पार्टी में घूम रहे हैं। अगर ऐसी बात उनकी सोच रहती तो हमारे साथ क्यों घूमते? वो सब विरोधियों का चाल था, लेकिन उसमें वो नाकाब हुए और हमने उनका सीट इसलिए बदला कि एंटी कम्युनिस्ट था उनकी। शिवपुर में भी लड़ेंगे चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर, वाराणसी की जो विधानसभा सीट थी शिवपुर, वहाँ से भी अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। घोसी का लोकसभा भी लड़ेंगे, है ना? तो सारा सिर्फ अपने घर के लोग लड़ेंगे तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देने की क्या जरूरत है? कौन पूछ रहा है? समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि इटावा से चल के सैफई से आके यहाँ का सांसद बन गए। अखिलेश जी जब आप दूसरों पे आरोप लगाएंगे तो खुद का भी घर तो देखेंगे ना। अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन आरोप लगा रहा है? वहाँ से जो आके यहाँ सांसद बन रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव बीता है लोकसभा का, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी यादव को टिकट मिला हो तो बताइए? समाजवादी पार्टी लोकसभा को दिया हो, एक भी यादव को दिया हो परिवार को छोड़ के?
टिकट दिया हो, जितना हरना तो छोड़ दीजिए, हमें खाली यही कोई बता दे कि पूरे उत्तर प्रदेश के 80 तो कहना था कि जो 4-5 घर के लोगों का टिकट दिया है, पत्नी को दिया, खुद अखिलेश यादव जी लड़े, चचेरे भाई को दिया, बाकी जो है पीडीए समाज के लोगों को दिया, इस वजह से अधिक सांसद चुन के आए। पीडीए का तो फुल फार्म है, वो नहीं बता पाया आज तक। आप ही बता दीजिए। जे जौना गढ़ देत बात तौना हो, तो बताइए। आप ही बता नहीं, ये पीडीए उनका कहना यही ना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही तो बोल रहे हैं वो। घोसी के जो नेता आपकी पार्टी से छिटक कर गए, महेंद्र राजभर, इन्हीं सारे वजहों को गिना करके वो गए थे कि हर जगह से अपने ही बाप बेटा लड़ेंगे और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा होती है, इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब पार्टी बना ली अलग बात है, लेकिन वही महेंद्र की जिसकी बात आप कर रहे हैं, उनको माननीय नेताजी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और घोसी जैसे सीट पर उनको लोकसभा लड़ाया, और विधानसभा में जब बीजेपी से सीट मिली थी पहली बार गठबंधन में, तो उनको मऊ से सीट विधायक का चुनाव लड़ाया। अब बहुत मामूली वोट से हारे। वो तो लड़के नहीं न थे नेताजी के। मतभेद कहाँ हो गया? वही तो जो कह रहे हैं कि जो कहता है आदमी, उसके मुंह पर इतना बड़ा तमाचा है कि लड़के को लड़ाते हैं। हम कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर जी लड़के नहीं न थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय। आपका मन नहीं होता चुनाव लड़ने का? कभी मन में ये बात नहीं आई 2002 से लेकर के 2025 तक, यार मैं भी किसी चुनाव में पार्टिसिपेट कर जाऊँ, अपनी किस्मत आजमा लूँ, मैं भी विधायक मंत्री बन जाऊँ? जब मैंने पार्टी बनाया, हम लोगों ने मिलकर हमने उसी दिन शपथ किया था कि हमें चुनाव आजीवन नहीं लड़ना है, हमें अच्छे लोगों को चुनकर वहाँ भेजना है, और सदन में कुछ लोग लड़ेंगे, कुछ लोग नेतृत्व बाहर करेंगे। कुम्हार का जिस तरीके से घड़ा बनाता है, देखते हैं एक हाथ से सुहलाता है, एक हाथ से पीटता है, उस तरीके से हम लोकतंत्र को एक अंदर अपने लोगों को भेजकर हम बाहर से आंदोलन करके सही रास्ते पर, देश जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, पर अभी बहुत सी गुलामियाँ बाकी हैं, उस गुलामी की जड़ी को तोड़ना है, कड़ी को तोड़ना है, और सही माने में आजमगढ़ में जो जिस तरह की मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आजमगढ़ में ख़ास तौर से देख रहा हूँ, 10 विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटों पे आप लोगों को आश्वासन मिला है, और कुल उत्तर प्रदेश में 27 में गठबंधन के तौर पे कितनी सीटों की मांग है आप लोगों की? कोई बात नहीं, सीट उठ का अभी कोई हम लोगों का मकसद नहीं है। हम लोगों का मकसद ये है कि अभी जब हमारा 22 में गठबंधन था सपा से, तो हम लोग चाहते थे कि आजमगढ़ में हम लोगों को सीट मिले। तो माननीय अखिलेश जी ने ये कहा हम लोगों को कहा कि आप लोगों का आजमगढ़ में कुछ नहीं है, इसीलिए हमें अवसर मिला, तो हम लोगों ने आजमगढ़ में बड़ी मजबूती से, आजमगढ़ जैसे 63 सीटों पर हम लोग, अतरौलिया जैसे 63 सीटों पर हम लोगों का काम चल रहा है, और हर जगह बड़ी मजबूती से काम हो रहा है, जैसे अतरौलिया में हो रहा है। सेम ऐसा ही 63 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में 63 सीटों पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूती से कर रहे हैं। वैसे कार्यक्रम तो हर जगह हमारा लगा रहता है, लेकिन 63 सीटों पर मजबूती से काम कर रहे हैं। और आजमगढ़ में हम बताना चाहते हैं कि 22 में के गठबंधन में जो हमको झटका लगा कि आजमगढ़ में हमको एक भी सीट नहीं मिला अखिलेश को, तो हम बताते हैं कि हमारे वजह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 10 के 10 सीट जीते, और 10 के 10 सीट हराने के लिए हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। 10 सीटों पे हरा देंगे आप? हराने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत तो एक सीट पे, एक पर्टिकुलर सीट अतरौलिया की विधानसभा है, वहाँ पे देखी जा रही है। आग एक जगह लगता है, धुआं हर जगह निकलता है। अच्छा। हाँ, ये धुआं जा रहा है सफाई तक। अरे जान लीजिए, मौसम बीच में ख़राब नहीं हो रहा है? इसीलिए जब सैफई तक धुआं पहुंचा, तो सैफई के लोग और सैफई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूरे पार्टी के माननीय अखिलेश जी अपना आवास बना लिए यहाँ। बयान पे टिके रहिएगा, ऐसा ना हो कि 27 में तगड़ा ऑफर मिले और फिर वही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और इसीलिए मैं कहा कि धुआं जब वहाँ सैफई पहुँचा, तो उनको आवास बनाना पड़ा आजमगढ़ में, पूजा पाठ भी कराना पड़ा। अच्छा, ये आप लोगों की देन है? और हम लोगों की तो बहुत सा देन है, क्या क्या गिनाए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, 15-15 दिन के पहले निकलते थे क्षेत्र में, सोचते थे कि हम जीत जाएंगे। और जब हम लोग ने गांव-गांव घूम के बताना शुरू किया कि विधायक को पैसा मिलता है
इलाज के लिए। गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसको इलाज के लिए पैसा दीजिए, ताकि उसका रकम जो है कितना मिलता है? एक साल की जो निधि होती है 5 करोड़, उसमें कितना मिलता है? 1 करोड़ 1 करोड़ पूरा इलाज के लिए दे सकते इलाज हैं? के इलाज के लिए 1 किलो पूरे विधायक जी से पूछ लीजिए। पूरा पूरा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 25 लाख तक ही देने की सरकार ने गाइडलाइन बना रखी है। तो इसीलिए 1 करोड़ में 25 लाख ही स्वास्थ्य की जो चीजें होती हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान हो, तमाम मद में उनको देना है ना, तो उतना देना है ना। 25 लाख 25 लाख कम है? किसी को वो तो देते ही हैं सारे किसको विधायक। देते हैं? चीन के अपने परिवार को देते हैं, किसको दे रहे हैं? अच्छा, वो जिनको देते हैं वो सारे उनके परिवार के लोग। और क्या परिवार के हैं? कोई बताइए कोई निषाद को दिए हों, कोई पाल को दिए हों, कोई प्रजापति को दिए हो, किसी गोड़ को दिए हों। हम तो तरौलिया घूम रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं मिल रहा है कि हमको मिला है। हम तो हर चौपाल लगाते हैं और पूछते हैं कि भाई बताइए विधायक जी की निधि से अपना कितने लोगों का इलाज का है? कोई कहता नहीं, किसी का नहीं। आइए, चैनल के लोग भी जाते हैं गांव में, देखते हैं हम तो। ये बात तो हम खैर विधायक संग्राम यादव, क्योंकि आप उनके क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है ना? उनसे ज़रूर पूछेंगे, उनका जो जवाब रहेगा उसको आप भी देखिएगा। अहरवला से जो कप्तानगंज वाला सड़क है, जिसकी बात बार बार आप लोग करते हैं कि पास करवा दिया, धन अवमुक्त हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक उस पर। अभी MLC रामसूरत राजभर ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अब पत्र देखिए सब लोग लिखेंगे, हम तो कह रहे हैं यहाँ सहयोगी दल के MLC हैं। ठीक है, पत्र लिखेंगे। जो आप लोग अफवाह उड़ाते हैं, जो आप लोग अफवाहबाजी करते हैं कि सड़क का धन अवमुक्त हो गया, हमने बनवा दिया, हमने करा दिया, वो तो है ही नहीं कहीं। नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं कि बनवा दिया। हमने ये कहा कि इसकी मजबूती से हम लोगों ने संबंधित मंत्रालय में PWD के संबंधित जगह लेटर दिया गया और सब पर कार्रवाई सुनिश्चित हो गई है। सब बजट पास हो गया है। ये जैसे ही बरसात ख़त्म होगा इसको देखिएगा बन जाएगा। हम ये कह रहे हैं, जब नहीं बनेगा 2-4 महीना में तो फिर हमसे पूछिएगा। बनवाने के लिए तो हम सुन रहे हैं कि इसको सपा की गवर्नमेंट थी तब से बन रही है, मुलायम सिंह के ज़माने से बन रहा है और अभी तक नहीं बना। सब नेता चिट्ठी पट्टी लिखते रहे और लिखते रहे ऐसे ही। हमने जो काम किया है, हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमारे पास फाइल है। आज उससे हम 3 महीना पहले से लिपटे हैं और सब 3 महीना से पहले के जितने उस रोड पर प्रधान हैं, सारे लोगों ने, प्रधान लोगों से पूछ लीजिए, वो सब लोगों ने लेटर माननीय मंत्री जी को दिया। माननीय मंत्री जी ने सारे लेटर का डॉक्यूमेंट बना के सुनिश्चित कार्रवाई और सही दिशा की कार्रवाई उन्होंने करके दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि रोड बन जाए। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग प्रधानों से मिलकर? नहीं, ये इसका फ़ायदा नहीं। वो प्रधान का वहाँ घर है, उनका इलाका है, उनके आने जाने में दिक्कत है, गड्ढा है कि सड़क है पता ही नहीं चलता है। तो उसका बहुत दिन से पुराना मामला है, तो इसलिए वो बन रहा है। तो हम कह रहे हैं किसी तरीके से बन जाए और श्रेय चाहे जो ले, हम लोग श्रेय लेने वाले नहीं हैं। हम लोगों का अंतिम व्यक्ति तक खुशहाली चेहरे पावे, ये हम लोगों का मतलब है। चलिए साथियों, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि 2027 की जो आहट है, जो सुबुगाहट है राजनीतिक सरगर्मियों की, वो शुरू हो चुकी है। आगे भी राजकुमार गुप्ता जी से हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो जो आप राजकुमार गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पोस्ट करिए, ताकि हम जब अगली बार इनसे इंटरव्यू करें तो जनता के मुद्दों पे हम सीधी बात इनसे कर सकें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपको भी, आप चैनल को भी, दर्शकों को भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।